नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचर, पीसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा सिंपल लैंग्वेज, क्लियर एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान, बायोलॉजी के सेल, कोशिका चैप्टर का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें दिए गए स्लाइड्स के अनुसार अगले महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को विस्तार से समझाया जाएगा। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ और स्लाइड्स आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स इसी तरह आसान तरीके से समझ आएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्लियर सेशन। तो चलिए आज के इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं स्लाइड 1 से। इस स्लाइड का जो मुख्य विषय है वो है प्लास्टिड। इसे समझने के लिए ना एक छोटी सी एनालॉजी लेते हैं। क्या हम प्लास्टिड को पौधों का एक तरह से पेंट बॉक्स या उनका अपना किचन मान सकते हैं? आखिर ये प्लास्टिड क्या है और इसके प्रकार क्या हैं? ये पेंट बॉक्स और किचन वाली एनालॉजी ना बिल्कुल सटीक है। चलिए इसे एक एक करके समझाती हूँ। तो नंबर 1, प्लास्टिड केवल पादप या प्लांट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पौधों में होते हैं, जंतुओं में नहीं? हाँ बिल्कुल। अब क्योंकि पौधे हमारी तरह चलकर अपना खाना तो नहीं ढूंढ सकते हैं ना, तो प्रकृति में उन्हें उनके शरीर के अंदर ही खाना बनाने की फैक्ट्री दे दी है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 2 अलग अलग प्रकार। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो इन दोनों के काम भी बिल्कुल अलग ही होंगे। सही पकड़ा आपने। नंबर 3 इसी बात को समझाता है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं। क्रोमा शब्द का तो मतलब ही रंग होता है। पौधों में जो भी अलग अलग आकर्षक रंग हम देखते हैं, उसके पीछे इन्हीं क्रोमोप्लास्ट का हाथ होता है। ओह वाओ! तो फिर क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? उसी पर आ रही हूँ। नंबर 4 कहता है कि क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट ही है। अरे हाँ, क्लोरोप्लास्ट। ये तो वही है ना जो पत्तियों को हरा रंग देता है और जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। एकदम सही। और यही बात नंबर 5 में लिखी है। क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्णक या पिगमेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और इस स्लाइड का आखिरी पॉइंट यानी नंबर 6, क्लोरोप्लास्ट का मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करना है। सच में ये तो एक अद्भुत किचन है। अब चूंकि क्लोरोप्लास्ट इतना महत्वपूर्ण है जो पौधों का भोजन बनाता है, तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या होता है। ये सीधा हमें स्लाइड 2 की ओर ले जाएगा। तो स्लाइड 2 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है और ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन है, उसका कोशिका में आखिर क्या काम है? चलिए इस किचन के थोड़ा और अंदर चलते हैं। नंबर 7 हमें बताता है कि क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। रुकिए, सच में अपना खुद का डीएनए? जहां तक मुझे याद है, डीएनए तो कोशिका के मुख्य कंट्रोल रूम यानी केंद्रक में होता है ना? हाँ, आमतौर पर वही होता है, लेकिन ये इतना आत्मनिर्भर है कि इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। अब नंबर 8 देखते हैं। ये दोहरी झिल्ली या डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसके चारों तरफ 2 परत वाली सुरक्षा दीवार होती है। काफी सुरक्षित किचन है। और इसके अंदर क्या होता है? अंदर की बात नंबर 9 बताता है। इसके अंदर थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा होते हैं। थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा, ये नाम तो थोड़े भारी लग रहे हैं। इन पर हम अभी आगे बात करेंगे, पर पहले ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल। नंबर 10 के अनुसार ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन यानी व्हाइट प्लास्टिड होते हैं। इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। और नंबर 11 बताता है कि ल्यूकोप्लास्ट का काम स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन का संचयन या स्टोरेज करना है। मतलब जो खाना बना उसे स्टोर करने का काम इसका है। कोई उदाहरण? हाँ, नंबर 12 देखिए। उदाहरण के लिए आलू में स्टार्च का संचयन ल्यूकोप्लास्ट में ही होता है। आलू जो हम खाते हैं वो असल में पौधे का जमा किया हुआ खाना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार सिस्टम है। खाना बनाओ और गोदाम में रख दो। लेकिन हमने अभी थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा का जिक्र किया था। ये दोनों हिस्से कैसे काम करते हैं? चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा डीप डाइव करते हैं स्लाइड 3 में। क्या आप थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा की बनावट को आसान भाषा में जैसे सिक्कों के ढेर का उदाहरण देकर समझा सकती हैं? जरूर। सिक्कों का ढेर इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है।
नंबर 13 के अनुसार क्लोरोप्लास्ट की भीतरी झिल्ली के थैलों को थाइलाकॉइड कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक गोल सिक्का है, उस एक अकेले सिक्के को हम थाइलाकॉइड कहेंगे। अच्छा, एक सिक्का मतलब थाइलाकॉइड। हाँ, और नंबर 14 कहता है कि जब ये थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक ढेर बना लेते हैं तो उसे ग्रैना या ग्रैनम कहते हैं, जैसे आपने 10-20 सिक्कों का एक खंभा सा बना दिया हो। समझ गया। और ये स्ट्रोमा क्या चीज है? नंबर 15 बताता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो द्रव या फ्लूइड भाग होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें कोई खाली हवा नहीं होती, बल्कि एक जेली जैसा तरल पदार्थ भरा होता है जिसमें ये सिक्कों के ढेर मौजूद होते हैं। और नंबर 16 के अनुसार प्रकाश संश्लेषण का कैल्विन चक्र इसी स्ट्रोमा में होता है। कैल्विन चक्र? हाँ, ये वो प्रक्रिया है जहां कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में बदला जाता है। अब नंबर 17 पर आते हैं। क्रोमोप्लास्ट में पीले नारंगी रंग का वर्णक होता है जिसे कैरोटीमॉइड कहते हैं। गाजर या पपीते का रंग इसी वजह से होता है। क्या बात है। और ल्यूकोप्लास्ट के भी प्रकार होते हैं क्या? बिल्कुल। नंबर 18 बताता है कि ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोर करता है, अलायोप्लास्ट जो तेल स्टोर करता है, और प्रोटीनोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करता है। अगर सेल में पानी या कचरा जैसी और भी चीजें स्टोर करनी हो तो वो गोदाम का काम कौन करता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं स्लाइड 4 में। यहाँ हम रसधानी की संरचना के बारे में बात करेंगे। क्या हम रसधानी की तुलना सेल के गोदाम या पानी की टंकी से कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। नंबर 1 कहता है कि रसधानी ठोस एवं द्रव पदार्थों के संग्राहक थैली या स्टोरेज सैक है। ये एक लचीला बैग है। तो क्या ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में एक जैसी होती है? नहीं, यही तो नंबर 2 आता है। जंतु कोशिका में ये छोटी और अनेक होती हैं, लेकिन नंबर 3 के अनुसार पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। एक बड़ी रसधानी? ये कितनी बड़ी होती है? नंबर 4 बताता है कि ये इतनी बड़ी होती है कि पादप कोशिका के आयतन का 50 से 90% हिस्सा घेर लेती है। 90%? बाप रे, इतनी बड़ी टंकी! हाँ, और इसका कारण नंबर 5 में है। ये कोशिका को स्फीति या कड़ापन प्रदान करती है। जैसे गुब्बारे में पानी भर दें तो वो कैसे तन जाता है वैसे ही? हाँ, और नंबर 6 के अनुसार इसमें अम्ल, शर्करा, प्रोटीन और अपशिष्ट या वेस्ट पदार्थ संचित होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपको इसी तरह सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या रसधानी सिर्फ स्टोर करती है या अलग-अलग जीवों में इसके कुछ और भी खास काम है? चलिए देखते हैं स्लाइड 5 में। रसधानी के काम काफी दिलचस्प है। नंबर 7 बताता है कि अमीबा में भोजन रसधानी या फूड वैक्यूल पाई जाती है। जब अमीबा खाना निगलता है तो वो इसी रसधानी के अंदर पैक हो जाता है। अच्छा, एक छोटे पेट की तरह। हाँ। और नंबर 8 देखिए, एक कोशिकीय जीवों में संकोचनशील रसधानी या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अतिरिक्त जल का निष्कासन करती है। अतिरिक्त जल का निष्कासन मतलब नाव के पंप की तरह जो एक्स्ट्रा पानी बाहर फेंकता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी, फालतू पानी बाहर धकेलने का काम। अब नंबर 9 पर आते हैं। पादप कोशिका की रसधानी में कोशिका रस या सेल सैप भरा होता है। और नंबर 10 कहता है कि रसधानी कोशिका को यांत्रिक सहारा या मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। ये कोशिका रस असल में क्या है? नंबर 11 स्पष्ट करता है कि पादप कोशिका की केंद्रीय रसधानी इसी कोशिका रस से भरी होती है। और नंबर 12 के अनुसार इस कोशिका रस में जल, शर्करा, लवण, अम्ल और रंग द्रव्य जिसे एंथोसाइनिन कहते हैं होते हैं। ये पॉइंट 12 में जो एंथोसाइनिन शब्द आया है, ये रंग द्रव्य का आखिर क्या काम है? चलिए इसे समझते हैं स्लाइड 6 में। नंबर 13 हमें बताता है कि इसी एंथोसाइनिन के कारण फूलों और फलों का रंग लाल, नीला या बैंगनी होता है। वेट, सच में गुलाब का लाल रंग प्लास्टिड की वजह से नहीं होता? नहीं, वो रसधानी के अंदर घुले हुए इसी एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब नंबर 14 पर ध्यान दें। रसधानी में जो अपशिष्ट या वेस्ट पदार्थ संचित होते हैं वो कोशिका के लिए हानिकारक नहीं होते, क्योंकि वो एक सुरक्षित थैली में बंद हैं। बिल्कुल। नंबर 15 बताता है कि अमीबा में भोजन रसधानी का निर्माण फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया से होता है, जिसका मतलब है कोशिका का खाना खाना। और नंबर 16 के अनुसार पैरामीशियम में 2 संकुचनशील रसधानियां होती हैं जो पानी का संतुलन बनाती हैं। हमने इतने सारे कॉम्प्लेक्स अंगक देख लिए, क्लोरोप्लास्ट, रसधानी, एंथोसियानिन। तो क्या दुनिया के हर जीव की कोशिकाएं
इतनी ही एडवांस होती हैं? ये हमें कोशिकाओं के सबसे बुनियादी बंटवारे की तरफ ले जाता है। देखते हैं स्लाइड 7 को। प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या मैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट कह सकता हूँ, जिसमें अलग अलग कमरों के लिए कोई दीवार या झिल्ली नहीं होती? हाँ, स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत सही नाम है। नंबर 1 कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक या न्यूक्लियस झिल्ली से घिरा नहीं होता, यानी कंट्रोल रूम की कोई दीवार नहीं है। और बाकी अंगों का क्या? नंबर 2 बताता है कि इनमें झिल्ली युक्त अंगक अनुपस्थित होते हैं। सब कुछ एक ही हॉल में बिखरा रहता है। नंबर 3 के अनुसार इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो थोड़े साधारण होते हैं। और इनका डीएनए कहाँ रहता है? नंबर 4 के अनुसार इनका डीएनए एक विशेष क्षेत्र में होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। बस एक गुच्छे की तरह पड़ा रहता है। नंबर 5 बताता है कि जीवाणु या बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। और नंबर 6 नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगर ये साधारण स्टूडियो अपार्टमेंट हैं, तो वे महल जैसी कोशिकाएं कौन सी हैं, जिनमें हमने रसधानी और क्लोरोप्लास्ट देखे थे? चलिए स्लाइड 8 पर चलते हैं। महल वाली कोशिकाएं यूकैरियोटिक हैं। नंबर 7 कहता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होता है और झिल्ली से घिरा होता है, पूरा सुरक्षित कमरा। और बाकी के अंगक? नंबर 8 के अनुसार इनमें झिल्ली युक्त अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आदि पाए जाते हैं। हर काम का अलग कमरा। नंबर 9 बताता है कि इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जो थोड़े एडवांस्ड होते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? नंबर 10 पादप, जंतु, कवक यानी फंजाई एवं प्रोटिस्टा सभी यूकैरियोटिक के उदाहरण हैं। हम इंसान भी इसी में आते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब यूकैरियोटिक में पादप और जंतु दोनों आते हैं, लेकिन हमने देखा कि दोनों के गोदाम अलग अलग साइज के हैं। तो चलिए इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखते हैं स्लाइड 9 में। ये तुलना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पादप कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। पौधे चल नहीं सकते तो उन्हें सख्त दीवार चाहिए। नंबर 2 पादप कोशिका में प्लास्टिड होते हैं, जंतु में नहीं। जाहिर है हमें तो बना बनाया खाना मिल जाता है। हाँ। नंबर 3 पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, जबकि जंतु में छोटी रसधानियां होती हैं। इसका केंद्रक पर क्या असर पड़ता है? नंबर 4 वही बताता है, बड़ी रसधानी के कारण पादप कोशिका में केंद्रक किनारे पर खिसक जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक एकदम मध्य या सेंटर में होता है। और राइबोसोम? नंबर 5 पादप कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, जंतुओं में भी यही होते हैं। और नंबर 6 कहता है कि जंतु कोशिका में लाइसोसोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये तुलना अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ और खास अंगक हैं जो इन दोनों को अलग बनाते हैं। चलिए स्लाइड 10 देखते हैं। बचे हुए पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 7 कहता है कि पादप कोशिका में जो स्फीति या कड़ापन होती है वो रसधानी के कारण ही होती है। और जंतुओं में मूवमेंट का क्या सिस्टम है? नंबर 8 बताता है कि जंतु कोशिका में मूवमेंट के लिए सिलिया एवं फ्लैजिला पाए जा सकते हैं, बालों जैसी संरचनाएं जो तैरने में मदद करती हैं। नंबर 9 पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल जंतु कोशिका में, इसका क्या काम है? नंबर 10 के अनुसार जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करने वाला सेंट्रियोल होता है। ये विभाजन के समय बहुत अहम भूमिका निभाता है। जरा सोचिए, अगर हम इंसानों में भी पौधों की तरह क्लोरोप्लास्ट होता तो क्या हमें खाना पकाने की जरूरत पड़ती, या हम बस दोपहर में धूप सेंक कर अपना पेट भर लेते हैं? विज्ञान की यही कल्पनाएं हमें और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।